नमस्कार। कभी सोचा है कि इंसानों को अलग-अलग समूहों में बांटने की ये जो कोशिश है, ये कब और क्यों शुरू हुई होगी? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ किताबों की बात नहीं है। इसने सदियों तक हमारे विज्ञान, समाज और यहाँ तक कि राजनीति पर भी गहरा असर डाला है। तो चलिए इस दिलचस्प और थोड़ी जटिल कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ। फिर हम उस 3 कैटेगरी वाले मॉडल को समझेंगे जो बहुत लंबे समय तक प्रभावशाली रहा। इसके बाद हम देखेंगे कि इन शारीरिक अंतरों के क्या कारण बताए गए, और आखिर में हम बात करेंगे कि क्यों ये मॉडल आज अधूरा माना जाता है और नई खोजों ने इसे कैसे चुनौती दी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अतीत में और देखते हैं कि इंसानी विविधता को एक वैज्ञानिक ढांचे में ढालने की वो पहली कोशिशें कैसी थीं। सोचिए, 1800 का दशक एक ऐसा दौर था जब विज्ञान दुनिया को समझने के नए-नए तरीके खोज रहा था। और इसी दौर में, जैसा कि इस टाइमलाइन में दिखाया गया है, पहली बार इंसानों को एक व्यवस्थित तरीके से कैटेगराइज करने की कोशिश की गई। अब इस मॉडल को समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, प्रजाति। उस समय के दस्तावेजों में इसे पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट माना गया था। मतलब यह सिर्फ शारीरिक बनावट और विरासत पर आधारित था। इसका समाज या कल्चर से कोई लेना देना नहीं था, जो कि आज की हमारी समझ से काफी अलग है। और इसी सोच से जन्म हुआ उस 3 भाग वाले मॉडल का, जिसने आने वाली कई पीढ़ियों की सोच को एक तरह से आकार दिया। काकेसाइड, मंगोलॉइड और निग्रॉइड, ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि ये दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया थे। तो चलिए अब इस 3 भाग वाले मॉडल को जरा और गहराई से देखते हैं। आइए समझते हैं कि इन कैटेगरीज को कैसे डिफाइन किया गया था और इनके साथ कौन-कौन सी शारीरिक विशेषताएं जोड़ी गई थीं। शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी से, कॉकेसाइड, जिसे आम भाषा में श्वेत प्रजाति के तौर पर जाना जाता था। अब स्रोत के मुताबिक इस समूह की मुख्य पहचान थी गोरी त्वचा, और इसका विस्तार यूरोप से लेकर उन सभी जगहों तक बताया गया था जहां यूरोपीय उपनिवेश थे, यानी कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। इस मेन कैटेगरी को भी कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया था, जैसे कि नॉर्डिक, मेडिटेरेनियन और अल्पाइन। ये दिखाता है कि ये वर्गीकरण कितना डिटेल्ड करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, मोंगोलॉइड, जिसे स्रोत में पीथ प्रजाति का नाम दिया गया है। इस समूह की पहचान के लिए स्रोत में कुछ खास बातों का जिक्र है, जैसे पीली भूरी त्वचा और एक खास तरह की आंखों की बनावट, और इनका मुख्य निवास स्थान मध्य और पूर्वी एशिया बताया गया है। और बिल्कुल काकेसाइड की तरह ही इस कैटेगरी के भी कई सबग्रुप्स बनाए गए थे, जो एशिया से लेकर अमेरिका तक फैले हुए थे। इससे पता चलता है कि ये मॉडल पूरी दुनिया की विविधता को इन्हीं 3 कैटेगरीज में फिट करने की कोशिश कर रहा था। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी पे, नीग्रॉइड, जिसे स्रोत में काली प्रजाति कहा गया है। यहां पर पहचान के लिए 2 चीजें बताई गईं, बिल्कुल साफ साफ। एक, गहरी त्वचा, और दूसरा, इनका मूल स्थान यानी अफ्रीका महाद्वीप। दिलचस्प बात यह है कि इस कैटेगरी का विस्तार सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं माना गया। स्रोत के अनुसार इसकी शाखाएं एशिया और अमेरिका तक भी फैली थीं। इसमें द्रविड़ और ऑस्ट्रेलॉइड जैसे समूहों को भी शामिल किया गया था, जो दिखाता है कि ये वर्गीकरण कितना व्यापक और कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता था। तो सवाल उठता है कि ये शारीरिक अंतर आए कहां से? मतलब उस समय के विचारकों ने इसे कैसे समझाया? चलिए स्रोत के हिसाब से इसके पीछे के क्यों को समझते हैं। देखिए, स्रोत में इसके लिए एक नहीं बल्कि कई कारण बताए गए हैं। जैसे जलवायु यानी क्लाइमेट को त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार माना गया। इसके अलावा हार्मोन्स, एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी माइग्रेशन, और अलग अलग ग्रुप्स का आपस में मिलना जुलना, इन सबको भी जरूरी फैक्टर बताया गया। ये उस दौर की वैज्ञानिक सोच को दिखाता है। लेकिन क्या ये मॉडल पूरी कहानी कहता था? बिल्कुल नहीं। और अब हम आते हैं इस पड़ताल के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे नई नई खोजों ने इस साफ सुथरे वर्गीकरण पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये एक लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। कमाल की बात यह है कि स्रोत के लेखक ने खुद ये माना कि उनके पास सारे जवाब नहीं हैं। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया की ईमानदारी को दिखाता है, जहां हमेशा नए सवालों के लिए जगह बनी रहती है।
और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने मानो सब कुछ हिला के रख दिया। ये खोज थी हॉबिट के जीवाश्म की। इंडोनेशिया में मिली इस खोज ने मानव विकास की कहानी में एक नया और काफी रहस्यमयी चैप्टर जोड़ दिया। तो सवाल यह है कि हॉबिट की खोज इतनी बड़ी बात क्यों थी? वो इसलिए क्योंकि ये किसी भी पुरानी कैटेगरी में फिट ही नहीं हो रहा था। ये होमो सेपियन से भी पहले के थे और इनकी शारीरिक बनावट जैसे लंबे हाथ और उंगलियां एकदम अलग थीं। इस एक खोज ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मानव विकास की कहानी उतनी सीधी है जितनी हम समझते आए हैं? तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? इन पुराने मॉडलों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? शायद ये हमें बस इतना याद दिलाते हैं कि विज्ञान एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। जो आज सच लगता है वो कल की एक नई खोज से बदल सकता है। और यही चीज हमें हमेशा सीखते रहने और सवाल पूछते रहने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि ज्ञान की ये खोज कभी खत्म नहीं।